प्रणाम, नमस्कार। आपको एक सुंदर सी घाटी में मैं ले आया हूं। देखिएगा सामने जहां जंगलों के ऊपर वो हल्की जो धुंध दिख रही है ना, वो वाकई अपने आप को बहुत खूबसूरत बनाती है। और जहां मैं हूं, यहाँ का नजारा आप देखेंगे तो आप भी बोलेंगे वाह, यहाँ हमें भी जाना था। पीछे मेरे फॉरेस्ट का गेस्ट हाउस है और मुझे लग रहा है ये फॉरेस्ट के गेस्ट हाउस पे अभी लोकल्स कब्जा करने वाले हैं। उसको मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि इनकी पीड़ा है जो सुनी नहीं जा रही है। 1970 से लेके अब तक कुछ एक उम्मीद जगी थी ग्रामीणों के आसपास कि हमारे क्षेत्र का भी डेवलपमेंट होगा। नेता आते हैं, दर बर चाहते हैं, लेकिन बहुत सारे वादे आश्वासन देकर चले जाते हैं। अब ग्रामीणों ने सोचा है उससे हटकर हम थोड़ा काम करेंगे और कोशिश करेंगे कि मोहन खाल और चोपता के लिए जो सड़क मार्ग बुनियादी बनाया गया था 22 किलोमीटर का, जहां 12 किलोमीटर तो वो बनाया गया, उसके बाद उसको बनाया नहीं गया। इतनी खूबसूरत जगह प्रकृति की, यकीन मानिए ये अब तक अनटच्ड है, लोगों को मालूम ही नहीं है इसके बारे में। यहाँ ऊपर कई बुग्याल हैं, क्या कुछ है। पूरा 52 गढ़ में से एक खास गढ़ जहां आज भी तलवारें पाई जाती हैं और तमाम चीजें हैं। भाई साहब से बात करते हैं, ये तमाम समिति के वही सदस्य हैं। आनंद सिंह राणा जी हमारे साथ। प्रणाम सर, नमस्कार। नमस्कार। पहले तो आप सब लोगों को बहुत बहुत बधाई कि आप अब एक कर्कश आवास में आगे जाने वाले हैं। यहाँ पर क्या कुछ प्लान है आपके सर? हमारा ये है कि इस संपूर्ण नागपुर मंडल को, जिस पर आप बोल रहे थे बेहतर खूबसूरती है, पहले इसके अस्कमय और इतिहास में जाना चाहते हैं। ऐसी घाटी की तरफ, ऐसे क्षेत्र की तरफ हमारी पुरानी सरकारों ने, पूर्ववर्ती सरकारों ने हमेशा एक तरह से सौतेला व्यवहार किया है। इतिहास बताता है कि ये जो पहाड़ आपने दिखाया है, इस पर 7 तांबे की खानें थी और तांबा शोधन का काम यहाँ पोखरी में बैठ करके होता था, जहां पर अस्पताल है। अच्छा। हाँ, और नागपुरगढ़ इस क्षेत्र को बोलते थे। ये नागपुरगढ़ में से 8वीं शती 888 ईस्वी से पूर्व का पुष्कर नाम का कोई गढ़ था, गढ़ नायक था, जिसको राजा भी कह सकते हैं। इस क्षेत्र में रहता था। उस समय की तलवारें आज भी है। पुरातत्व सर्वेक्षण संरक्षण विभाग के लिए उनका बाट जोड़ रहे हैं हम लोग कि आप आए और इनका संरक्षण करें। ध्यान नहीं है उस ओर। कार्तिकेय स्वामी का मंदिर इस क्षेत्र का पूरे उत्तर भारत का अकेला मंदिर है जो इतनी खूबसूरत नक्काशी के साथ बना है। दक्षिण में या तो कार्तिकेय को पूजते हैं, लेकिन इतने खूबसूरत मंदिर वहां भी नहीं है, इस क्षेत्र में है। और यहाँ तुंगनाथ बाबा जी यहाँ पर हैं। और ये मोहन खाल जो 2200 फीट के ऊपर है, जोशीमठ के बराबर है। बुग्याली क्षेत्र है यहाँ तुंगनाथ और मोहन खाल के बीच। इतने खूबसूरत पर्यटक क्षेत्र के साथ सरकारों ने अन्याय किया है, इसको संवारने का काम नहीं किया। आ रहा हूं आप पे। एक चीज जो आपने बोली है, ये यकीन मुझे, अब जो ये बात कर रहे थे ना, एक तो आपकी शैली बहुत मधुर है और यकीनन आपने काफी कुछ जानकारी जुटाई है। ऐसे व्यक्तित्व हमारे अगर हर क्षेत्र में हो जाए तो मुझे लगता है क्षेत्र के प्रति चिंता भी लोग करेंगे और फिर उत्थान भी होगा। पर जो सर ने बोला, यहाँ पर जहां जहां अंग्रेज गए थे, मुझे लग रहा है ये वाला भी वन विभाग बंगला भी अंग्रेजों का बनाया हुआ है। और उसके बाद आज तक कहीं भी, चाहे मसूरी ले लो, नैनीताल ले लो, ये तमाम लैंसडाउन जो भी हमारे पर्यटक स्थल है वो अंग्रेजों द्वारा बनाए गए। उसके बाद हमारे क्या मंत्री क्या संतरी क्या करते हैं ये उनको पता होगा। कम से कम आसपास के गांवों को और अच्छा बेहतर बनाया जा सकता है। सर मैं आपके पास आ रहा हूं। मैं ये क्यों जोड़ना चाह रहा था, क्योंकि वाकई क्षेत्र की काफी अवहेलना हुई है और इसको अच्छा होना चाहिए था। जी, इसको जोड़ने के लिए, पर्यटन के मानचित्र पर आगे लाने के लिए, इस खूबसूरत क्षेत्र को देश दुनिया में दिखाने के लिए इस क्षेत्र में कुछ बेहतर होता। ये महत्वपूर्ण बात है कि मोहन खाल से, जो एक बहुत सुंदर जगह है, मोहन खाल से चोपता तुंगनाथ के लिए एक वैकल्पिक मार्ग बनाने की जरूरत थी। हजारों गांव उससे जुड़ जाते इस यात्रा मार्ग से। 1970 के दशक में जिसकी शुरुआत हुई थी, 1980 में आते आते वन अधिनियम 80 के कठोर प्रावधानों ने उसे रास्ते में रोक दिया। फॉरेस्ट, डेंस फॉरेस्ट है, जरूर है, लेकिन बाबा तुंगनाथ तो वो फॉरेस्ट के बीच में है। हिंदुओं के आराध्य हैं, दर्शन करना एकमात्र उद्देश्य है लोगों का। तो अपने आराध्य को फॉरेस्ट क्यों रोक लेगा? ये लड़ाई लोगों के जहान में उतरी है कि आधी अधूरी सड़क को क्यों आपने छोड़ दिया। हम उस क्षेत्र को सड़क से जोड़ने के लिए जो आपने शुरू किया था, फॉरेस्ट ने शुरू किया था, हमारी सरकार ने शुरू किया और आधे में छोड़ दिया। धन की बर्बादी क्यों? लोगों के साथ धोखा क्यों?
बीच में रख करके आपने जो फॉरेस्ट अधिनियम के नाम पर रोका है उसके खिलाफ अब आंदोलन है और फॉरेस्ट के बंगले के सामने अनिश्चितकालीन धरना है। उसके लिए हमने स्लोगन दिया है अच्छा 3 तरह का। एक तो हम अनिश्चितकालीन धरना करेंगे, बाबा तुंगनाथ जी के ध्वज पूजन का कार्यक्रम होगा और तुंगनाथ जी के ध्वज के साथ स्थानीय वाद्य यंत्रों के साथ, जय घोष के नारे के साथ, बम बम बोले के नारे के साथ तुंगनाथ यात्रा का पदार्पण करेंगे और शंख ध्वनि के साथ, ढोल नगाड़ों के साथ गांव के लोग चलेंगे। एक तरह से ये फॉरेस्ट की भूमि पर अतिचर होगा। उसी रास्ते से उस रास्ते से जाएंगे जहां से सड़क ने जाना, तो अतिचर होगा, चुनौती होगी। और हम कन्फ्रंटेशन जैसी कोई स्थिति लाना नहीं चाहते हैं। अगर प्रशासन, अगर फॉरेस्ट, अगर विभाग करे तो इस बात के लिए लोग हाथ पर हाथ धरे नहीं बैठेंगे, करेंगे। ये कब करने वाले हो आप? ये हम परसों पहले 23 को हम विधानसभा का घेराव करेंगे। अच्छा। मुख्यमंत्री को ज्ञापन देंगे। ज्ञापन में वो सारी चीजें श्रृंखलाबद्ध होंगी। किस किस डेट से शुरू करेंगे? 13 तारीख से हमने धरना शुरू कर दिया, परसों 13 से। इसी पर टेंट कैनात लगा करके यहाँ धरना है। मोहनखाल चोपता तुंगनाथ मोटर मार्ग निर्माण के लिए आधा अधूरा क्यों छोड़ा है, क्यों तुंगनाथ और मोहनखाल को नहीं जोड़ा है, इस गुस्से का पदार्पण सड़कों पर होगा, इस गुस्से का इजहार सड़कों पर होगा, लोग लड़ेंगे। बिल्कुल सही। और एक इनकी चीज देखिएगा समझने की, देहरादून में अभी हजारों लोग सड़क पर आए थे क्योंकि वहां पेड़ काटे जा रहे थे एक विद्युत घर के निर्माण के लिए। कई सड़कें चौड़ीकरण के नाम पे, चाहे राजपुर रोड ले लो, सहजदारा रोड ले लो या अन्यत्र भी, वहां पेड़ काटे जाते हैं और बखूबी काटे जाते हैं और बोला जाता है सड़क चौड़ी हो रही है। क्या वहां पर वन अधिनियम लागू नहीं होते या वन संरक्षण लागू नहीं होता? अगर ऐसी जगह हो सकता है, यहां भी आप बोलिए अगर इतने पेड़ जा रहे हैं तो उसके बदले और पेड़ लगाए जा सकते हैं और बल्कि उनका पालन पोषण भी हो सकता है, क्योंकि बाहर केवल दिखाने के लिए लगाए जाते हैं पेड़। बड़ी बड़ी अभी हरेला गया था और तमाम चीजें हुई थी, तो पेड़ लगाते जरूर है लेकिन पालते कोई नहीं। आज हमारे जंगलों में भरपूर पेड़ हैं, लेकिन आज अगर उसी वन संपदा से हम कुछ कमाई या फिर जो स्थानीय हैं उनका कुछ धनोत्पादन होता है तो कहाँ बुरा है। कुछ और भी भाई लोग हैं यहाँ पे। सर मैं आ रहा हूँ आपके पास। आप भी यहीं लोकल हैं सर? जी सर। तो कब से क्या क्या कुछ और करने वाले हैं अभी? सर अभी तो हमारी प्राथमिकता यही रहेगी कि ये जो हमने मोहनखाल तुंगनाथ जो हमने ये किया है मोटर मार्ग के लिए, जो हमारी संघर्ष समिति है, आज ही उसका अधिवेशन हुआ है। अभी थोड़ी देर पहले यहीं इसी स्थान पे उसका अधिवेशन किया गया और बड़ा जनसंख्या का बल हमें मिला, तो उससे हमारे एक नई चेतना जागी है। हमारा नया कार्य करने को एक जागरूकता हमारे अंदर आ गई है कि हम इस मुहिम को अंतिम आगे तक लेके जाएंगे जब तक ये कार्य मंजिल तक न पहुंचे। बिल्कुल, बहुत बहुत अच्छा। राणा जी के बाद दोबारा आऊंगा। जी राणा जी, तो अब किस तरह से आगे बढ़ेंगे? और हमारा ये कहना है कि फॉरेस्ट को सुझाव था, पिछले दिनों सरकार के लेवल पर भी बात हुई थी, तो सरकार ने कहा कि वानिकी परियोजन के कामों को करने के लिए फॉरेस्ट को कोई रोकता ही नहीं है। गैर वानिकी प्रायोजन के कार्यों को रोकना और उत्खनन की श्रेणी में रखना वन अधिनियम 1980 के कठोर प्रावधान उस पर लागू होते हैं, लेकिन इस पर लागू नहीं होते वानिकी के कार्यों पर। फॉरेस्ट के संवर्धन के लिए, फॉरेस्ट के संरक्षण के लिए, वन अधिनियम की रक्षा के लिए अगर ये सड़क बन रही है तो आधे में क्यों छोड़ी है? पूरा बनाओ तो आपको भारत सरकार पैसा दे, वन विभाग उसको आगे पूरा करे, तो लड़ाई इस बात की है। नहीं, इसमें भी मैंने भी देखा है जरिए, ये बड़े दोगले नियम हैं इनके। अभी अगर किसी अधिकारी का यहाँ पे कुछ भवन बनना हो ना, तब कोई नहीं पूछेगा जी, किसी भी वन अधिकारी का। और ये हमने होते देखा है। ऐसे त्यूणी एक जगह उत्तरकाशी में, महाविद्यालय के ठीक सामने की सड़क वो पक्का नहीं होने दे रहे और उसी के ऊपर बंगला बन रहा है बड़ा, वहां कुछ नहीं हो रहा। तो ये नियम कौन बना रहा है और क्यों बना रहा है? और अपने लोगों के लिए अगर नियम में थोड़ा बहुत फेरबदल हो तो अच्छा है, करना चाहिए। 2 4 10 लोगों, वैसे भी नौजवानों को कितनी नौकरियां दे चुका है। पहाड़ पे क्या नौकरियां हैं लोगों के पास। अगर केदारनाथ धाम की यात्रा ना चले या फिर हमारे तुंगनाथ या चोपता की यात्रा ना चले, वहां पे भी चोपता में भी तमाम इन्होंने हट तोड़ दिए थे, तमाम चीजें तोड़ी हुई है। आज अगर कुछ मौका मिल रहा है तो क्यों उस पर रोक लगा रहे हैं आप, या कुछ और दे इस पर नहीं सोचती सरकार? नहीं, वही तो हम कह रहे हैं कि आप तो कहते हैं कि
पुरानी शैली के मंदिर बने, संरक्षण हो, लेकिन मंदिर का पत्थर तो फॉरेस्ट से निकलेगा, उसे निकाल तो नहीं लेंगे, निकालने तो देंगे नहीं। और अगर वो रामनगर से बरेली से पत्थर आएगा, आर्किटेक्ट यहाँ पहाड़ में होना है, और सहारनपुर से लकड़ी आएगी, और यहाँ की लकड़ी हजारों करोड़ों की लकड़ियां सड़ रही हैं जंगल में, तो ये तरह से जन उपयोगी कानून है ही नहीं। कहां से है? अब इसी पर याद आया मुझे, जब यहां से शिला दिल्ली जा सकती है, वहां कौन से अधिनियम लागू हुए, कौन लेके गया उनको? और वो शिला वहां के अखबारों में तो खूब छपा है कि शिला आ गई है और अच्छे से पूजा हुई है उसकी। तब कोई वन अधिनियम या कुछ भी नहीं आया तब। आज कैसे आया है वो? या हमारे आम लोगों के लिए क्यों है वो नियम? क्यों सर? तो शिला केवल दिल्ली के लिए नहीं, शिला यहाँ के स्थानीय मंदिरों के लिए भी हो, इस बात का लड़ाई है। इस बात के हमारे इस सड़क पर शिला रखने के लिए प्रतिबंध क्यों भाई? बिल्कुल, केवल पूजने के लिए, आप अपने मन माफिक आप लोगों के पास पैसा नहीं होगा सर इतना कि आप लोग बड़े नहीं, एक्चुअली उसमें क्या है सर, 1 लाख रुपए देंगे तो 1 साल की, 2 साल की, 5 लाख, 6 लाख, 8 लाख, 10 लाख रुपए में मेंबरशिप नहीं होंगे हमारे पास, हमारे लोगों के पास नहीं। जनता के पास पैसा नहीं है, जनता के पास ताकत है, लड़ाई की जनबल की ताकत है। जब लोग पहाड़ों में भी लोग पढ़े लिखे हो गए हैं, आप पर्यटन प्रदेश का नारा जो दे रहे हैं, आप तीर्थाटन और धार्मिक यात्रा व्यवस्था पर फूल बरसाने की बात कर रहे हैं, लेकिन मंदिर तक जाने का रास्ता नहीं दे रहे हैं। सवाल यहाँ पर है ना लड़ाई का। बिल्कुल, वैसे बोलने के लिए बहुत कुछ है इन सबके पास, लेकिन सार वही है कि भैया कैसे भी मोहनखाल से जो तुंगनाथ का रोड है, चोपता का जो रोड है, उस पर काम किया जाए, और नहीं तो किस तरह से ये धरने वगैरह होंगे हम लोग भी देखेंगे और बने रहेंगे इनके साथ। तब तक ले आप जुड़े रहिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। नमस्कार।